तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम जो है आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे। लास्ट सेशन में मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था कि यदि मूल अधिकार को कोई भी विधि, कोई भी कानून जो है समाप्त करने का, कम करने का प्रयास करेगा तो उस विधि को क्या किया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि वो विधि असंगत हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आपको, यदि आप इसे प्रथम दृष्टया ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए ये पर्टिकुलर आपको दिया गया है प्रावधान, जबकि ये वास्तविकता नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अब इसकी सच्चाई यदि आपको समझना है कि आर्टिकल 13 की वास्तविकता क्या है, तो आप सभी को अभी तुरंत जाना पड़ेगा आर्टिकल 31 गा में। अभी ओपन करिए आर्टिकल 31 गा, ओपन करिए अपने आर्टिकल को, इस आर्टिकल को। देखिए, भारतीय संविधान को थोड़ा सा बारीकी से जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तब तक हम संविधान की पूरी समझ नहीं विकसित कर सकते। इसलिए थोड़ा सा इन विषयों पर हम गौर करेंगे। आर्टिकल 31 गा लाइक, अब इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार यदि हम इसको पढ़ें गौर से कि आर्टिकल 31 गा में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 31 गा। आर्टिकल 31 गा में लिखा हुआ है कि यदि राज्य के द्वारा डीपीएसपी के लिए कुछ बनाया जाएगा, कुछ प्रभावकारी किया जाएगा, डीपीएसपी को स्थापित करना होगा, तो उसमें आर्टिकल 13 आके नहीं लगेगा, आर्टिकल 13 प्रभावी नहीं होगा। मैं आपको बेयर एक्ट में इसी पे दिखाता हूँ, एक बार जो है इसको सही से पढ़ेंगे। आपका 39 आर्टिकल 39 जब आप ओपन करेंगे तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, 39 बी है, 39 सी है ना, कई सारे आर्टिकल हैं। मैं एक बार पहले 31 आपके सामने डिस्कस करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा आर्टिकल 13 अच्छे समझ में आएगा। और बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं इसमें। ये 31 गा है इसका। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 31 गा में, ये आपका 31 गा लिखा हुआ, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। यानी कि अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी, अनुच्छेद 13 में कई बातें हैं कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाली कोई विधि नहीं होनी चाहिए, है ना, ये बात तो लिखी हुई है ना। पृथक्करण का सिद्धांत क्या है कि पार्लियामेंट कोई भी अब आने वाले समय में ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, उनका हनन करे। लेकिन आप देखिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है आर्टिकल 13 का। इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों, भाग 4 में आपका डीपीएसपी है, उसके सभी तत्व या कुछ तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है, उसे न्यून करती है। आर्टिकल 14 मतलब विधि के समक्ष समानता की बात हो रही है। तो यदि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी किया जा रहा है, उसके लिए कानून बनाया जा रहा है, कानून बना करके उसको लागू किया जा रहा है, और उसको लागू करने पे आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन भी हो रहा है, तो हमें ये नहीं मानेंगे कि ये उल्लंघन है। समझ रहे? सीधा सीधा आपको देखो, आर्टिकल 13 में 5 चीजें हैं। सबसे पहला 5 सिद्धांत निकल के आते हैं आर्टिकल 13 में। अनुच्छेद 13 में आपके 5 विषय सम्मिलित हैं। पहला विषय है आपका सिद्धांत के तौर पे देखें, न्यायिक पुनरावलोकन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका के द्वारा, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, विधि निर्माण किया जाएगा, वो संवैधानिक है या नहीं है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन को मैं आसान भाषा में बोलूँ तो यह है संवैधानिकता की जांच, संवैधानिक
कि कोई भी काम संविधान के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। की जांच। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? आच्छादन का सिद्धांत। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत। चौथा पॉइंट क्या है आपका? ये जो आर्टिकल 13 होगा, एक केस है, इस केस को एक बार समझते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट केस है, ताकि आपको एक बार जो है ये क्लियर हो जाए कि जो आर्टिकल 13 है ये जो है कितना महत्वपूर्ण रहता है। आर्टिकल 13 देखो, मुद्दा क्या था, जब देश का संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, इसके पहले जो है बहुत सारे केसेस चल रहे थे कोर्ट में। ठीक है, और जो कोर्ट में केस चल रहे थे उनमें से बहुत सारे केस ऐसे कानून रहे होंगे जो फंडामेंटल राइट, चूँकि पहले कोई फंडामेंटल राइट जैसी चीज़ नहीं थी, लेकिन जब केस पे फाइनल निर्णय नहीं आया था तभी अचानक बीच में देश का संविधान लागू हो गया। और संविधान में तो आर्टिकल 13 है, वो कह रहा है कि जैसे एक केस आया था केशव माधव मेनन केस, केशव माधव मेनन वर्सेस मुंबई राज्य का केस आया था। और इसमें जो है इस वाद में मतलब कि एक उसने जो केशव माधव पर्सन था, इसके द्वारा एक पत्रक छापा गया था, एक सर्कुलर छाप दिया गया था, जैसे कि समाचार पत्रों में होता है ना, संपादकीय छपते हैं सारी चीज़ें। अब उस समय क्या था कि न्यूज़पेपर, मीडिया, ये सारी चीज़ों को दबाने को लेकर के बहुत सारे कानून बने हुए थे। तो उस समय अपराध था कि राज्य विरोधी आप कुछ लिख नहीं सकते, लेख नहीं कर सकते हो, आज़ादी का टाइम चल रहा था। अब उसके ऊपर केस चल रहा था इसके ऊपर, उस अपराध पे, और तभी अचानक से संविधान लागू हो गया। अब जब संविधान लागू हो गया तो बोला गया कि भाई ये जो कानून है, ये कानून तो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, अब तो हमारा फंडामेंटल राइट, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी ये जो आपके ऊपर कानून लग रहा है, ये कानून आज़ादी के पहले का कानून है, लेकिन आर्टिकल 13 तो आज लागू हुआ ना, संविधान लागू होने के साथ ही, यानी कि आर्टिकल 13 इससे पहले चलने वाले जितने भी केस हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा। उन पे जो भी न्यायालय के द्वारा आपको सज़ा सुनाई जाती है, कुछ भी किया जाता है, वो क्या होगा? पुराने कानूनों के हिसाब से ही होगा, यानी ये भूतलक्षी नहीं है। ये कानून क्या है? इसका भावी प्रवर्तन है। अब आज के दिन से यदि कुछ भी ऐसे केसेस आएंगे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे, उनके लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है आर्टिकल 13, यानी इसका भावी प्रवर्तन किया गया है। ये भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी मतलब पुराने कानूनों को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। पुराने कानूनों, पुराने केस जो चल रहे हैं, जैसे जो चीज़ उस समय अपराध थी, उस अपराध पे उसी समय की विधि के अनुसार आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और इससे निकल के आती है, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता है, स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। अमेरिका में है, अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग सकता है, अपने फंडामेंटल राइट को त्याग सकता है, लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने मौलिक अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। इसको बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हैं इसमें, अधित्याग का सिद्धांत। ठीक है, लेकिन अब आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है कि आपके संविधान में परिसीमाएं हैं हर चीज़ के लिए। कोई भी आप सेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो सेक्शन को यदि आप ऊपरी तौर पे पढ़ते हैं, जो कि आमतौर पे यही होता है कि किताबें हम पढ़ रहे हैं ऊपरी तौर पे, हमें लगा अच्छा आर्टिकल 13 है क्या, यानी कि अब कोई भी कानून बनेगा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वो कानून ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर जैसे ही आप 31 तक पहुँचते हैं फिर आपको कुछ कहानी समझ में नहीं आती। इसलिए आर्टिकल 13 को 31 के साथ पढ़ा जाए तो ये निकल के आता है कि यदि आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है
राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी करने में, तो आर्टिकल 13 प्रभावी नहीं होगा। यही तो था, और क्या पढ़ा आपने? यही तो पढ़ा अभी। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि जो भाग 4 में, भाग 4 मतलब राज्य के निदेशक तत्व के सभी यकीनी तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के प्रदत्त अधिकारों में से किसी एक से असंगत है, या उसे छीनती है, या उसे न्यून करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूरा एक एक्सेप्शन दे दिया गया है। ठीक है, और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वे ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती, मतलब आप न्यायपालिका नहीं जा सकते हो आर्टिकल 13 को लेकर के। इसके अलावा परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई जाती है, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध पर उस विधि को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी विधि जो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी जाती है, उसकी अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ विधियां जो होंगी वो यदि राष्ट्रपति के विचार के लिए रखी गई हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही लागू होंगी। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे आर्टिकल 13C समझ में आया? क्या है ये? आर्टिकल 13 के पूरे कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर दे रहा है। जो आर्टिकल 13 प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, उसी प्रोटेक्शन को छीन ले रहा है। किसको दे रहा है पावर? राज्य को पावर दे रहा है कि आप नीति निदेशक तत्व लागू करो। अब नीति निदेशक तत्व लागू करो, आपको लग रहा हो यार ये तो खिलवाड़ कर दिया इन्होंने, पूरा तुरंत ही गेम कर दिया, अभी कुछ और बोला और तुरंत कुछ और हो गया। तो अब नीति निदेशक तत्वों में भी आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे 39 को प्रमुखता दी गई। वैसे यहाँ पे लिखा है कि सभी नीति निदेशक तत्वों को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन आप ज़्यादातर देखिए यहाँ पे आर्टिकल 39, क्या आर्टिकल 39 है आपका? ये है समान न्याय सबको मिलना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये तो 39A है। 39 का ये देखिए, ये क्लॉज, आपको क्या लगता है इस क्लॉज में समानता स्थापित करने की बात की गई है क्या? इसमें बोला गया है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। अभी यूपीएससी में यही क्वेश्चन था कि धन का केंद्रीकरण किसके तहत आता है? पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। समानता की बात करता है कि नहीं करता? समानता के अधिकार को ये पावरफुल कर रहा है ना। तो यदि इसको लेकर कोई कानून बन रहा है तो आर्टिकल 14 यदि आपको लग रहा है कि अच्छा ये तो बना दिया, आर्टिकल 14 वैलिड हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है? क्या कहता है आर्टिकल 14? समानता का अधिकार। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों में ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। अब स्त्री प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको छुट्टियां मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, है ना? एक महिला होने के कारण, एक माँ होने के कारण से उसको, तो इसका प्रोविजन अब पुरुष कहेंगे नहीं नहीं मुझे भी दो। अब तो ऐसे पैटर्निटी लीव को भी अब एक जो है आ गया कि भाई यदि आप पिता हैं तो आपको भी छुट्टी में भेजा जाएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर यदि इस तरीके के कानून राज्य बनाता है तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें प्रिविलेज मिलना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो आर्टिकल ये जो भी है नीति निदेशक तत्व, ये कैसे नीति निदेशक तत्व हैं? ये समानता स्थापित करने की बात कर रहे हैं, ये लिबर्टी को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इसलिए आर्टिकल 31C बोलता है कि यदि इनको स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है तो उसको प्रयास में हम ये नहीं मानेंगे कि आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? दो अनुच्छेद 14 और 19, तो ये आपको थोड़ा सा मुझे आपको बताना था, इंपॉर्टेंट था। चलो कुछ चीज़ें लिख लो आप लोग, फिर इसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। कुछ केसेस मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, आप केस के नाम भर लिख लेना, ठीक है? ताकि आपको एक बार केस के नाम पता होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। किनको किनको छोड़ दिया गया था? तो क्या दिक्कत है? तो उनके भी तो कौन सा केस चल रहा था? सुप्रीम कोर्ट में कोई केस चल रहा था? कोई वाद था?
यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा था तो बिल्कुल। मतलब ऐसे जो केस थे जो सुप्रीम कोर्ट में वाद चल रहे हैं, कहीं भी वाद चल रहे हैं, ये तो कोई प्रिजनर बना दिया गया, देश की आज़ादी के लिए कोई प्रिजनर बना दिया गया तो उसको क्यों नहीं छोड़ेंगे आज़ादी के बाद? वो तो फ्रीडम फाइटर है ना, देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना। लेकिन वो जो अभी जो आपने बताया कि जो लेख लिखे थे वो भी तो स्वतंत्रता के दिन लिखे थे। अब देखो ये एक अलग चीज़ है, मामला जब कोर्ट में होता है तो ये इंटरप्रिटेशन। देखो एक चीज़ सोचो, संविधान क्या है? संविधान न्यायपालिका के द्वारा जो बोला गया, न्यायपालिका ने जो इंटरप्रेट किया, हमने संविधान हमें लिख दिया गया। अब ये केसेस हैं, न्यायपालिका के ही केसेस हैं, हो सकता है न्यायपालिका अगले केस में कुछ और बोल दे। तो जो न्यायपालिका हमें संविधान के बारे में बता रही है, उसको जो डिस्क्राइब कर रही है, वही हम समझ रहे हैं। और क्या है? आप खुद सोचो, यदि आप बेसिक सोचो, हमारे यहाँ पे जरूर न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, हमारे यहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे संविधान सर्वोच्च होते हुए भी संविधान ने पावरफुल बना रखा हमारी बॉडीज़ को। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो संविधान की व्याख्या करे, और जो व्याख्या करेगा हम मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल रखा है, समझ रहे हैं बात को? तो बस इस चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है। चलिए आगे, अब पहला, अब इनको क्रम से थोड़ा सा लिख लो आप लोग। सबसे पहले डालिए पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत, लिखिए इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी अधिनियम का अवैध भाग उसके शेष भाग के बिना, उसके शेष भाग के बिना विधानमंडल के आशय अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना विधानमंडल के आशय अर्थात अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों से असंगत वाला भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा। यानी कोई कानून बना, उस कानून का एक हिस्सा फंडामेंटल राइट को वैलेट कर रहा है, उतना हिस्सा हटा दो, यही है पृथक्करण। पृथक करना किसी चीज़ से क्या है? कोई ग्रुप है, कोई समूह है ना? जैसे दूध से है ना छाछ निकालते हैं, पृथक्करण, पृथक करना। जो चीज़ जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे उतना अलग कर देना। लेकिन मान लो उस हिस्सा को हटाने से पूरे संविधान के भाव में ही परिवर्तन, उस कानून का कोई महत्व ही नहीं रह जाता, तो फिर पूरा का पूरा कानून खत्म हो जाएगा। बस ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिख लीजिए, कहाँ पे थे? हाँ, संगत वाला भाग ही अलग अवैध घोषित किया जाएगा, भाग ही अवैध घोषित किया जाएगा, पूरे अधिनियम को नहीं, पूरे अधिनियम को नहीं, ठीक है। ये बोला था कोर्ट ने कासिम रिजवी बनाम हैदराबाद राज्य वाद में, ये बोला गया था। कासिम रिजवी बनाम, ये 1953 का वाद था, ठीक है। तो इस वाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, कि अधिनियम का केवल वो भाग ही हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, पृथक करेंगे, और यहीं से पृथक्करण का सिद्धांत निकल के आया। कासिम रिजवी बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद वाद,
एक वाद और है, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, 1950 में आया था ये। दरअसल A.K. गोपालन एक पर्सन थे। A.K. गोपालन को क्या किया गया था कि उनको प्रिवेंटिव निवारक निरोध कानून के तहत उनको क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और जब ये सुप्रीम कोर्ट में इसमें चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने निवारक जो निरोध अधिनियम था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता था। ठीक है, तो वहाँ से भी ये पूरा का पूरा, ठीक है, लिखिए A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। ठीक है, इसके बाद अगला है बम्बई राज्य बनाम बालसारा वाद। बम्बई राज्य बनाम बालसारा वाद 1951। बम्बई राज्य बनाम बालसारा वाद 1951। नेक्स्ट अगला है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्यवाद 1950। ये सारे आपके जुड़े हुए हैं पृथक्करण के सिद्धांत से। तो पृथक्करण का सिद्धांत कुछ नहीं है, अब आने वाले समय में पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, उसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, पृथक कर देंगे। ठीक है, उसका एक हिस्सा जो फंडामेंटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था IT एक्ट की धारा 66 है ना। नेक्स्ट अगला लिखिए आच्छादन का सिद्धांत। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स भी कहते हैं, ग्रहण का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत मतलब कि जैसे आप देखते हैं ना कि सूर्य, बीच में पृथ्वी और इधर चंद्रमा, कौन सा ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण, और जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो मतलब कि जिस तरीके से सूर्य की मतलब यहाँ पर देखा जाए तो रियलिटी क्या है, हम लोग चंद्र ग्रहण में देखते हैं कि एक मेंटालिटी हमारे ज्योतिष में बना दी कि राहु केतु के द्वारा ग्रहण लगा दिया गया, जबकि रियलिटी है कि परछाई पड़ रही है ना। चंद्रमा पे प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा सूर्य का, क्यों, क्योंकि पृथ्वी ने ढक लिया। अब जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं पड़ रहा है तो ये दिखेगा हिस्सा, नहीं दिखेगा, आपको ग्रहण लिखता है। जितने हिस्से में पहुंचेगा धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर गति करेगा सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा और यही जो है आपको दिखने लग जाएगा, है ना। ग्रहण और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या होता है, इसकी चंद्रमा की जो परछाई है ना वो जाकर के पृथ्वी पे, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है और निश्चित तौर पे जब इधर से प्रकाश पड़ेगा तो इसकी परछाई यहाँ पे पड़ेगी। यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सूर्य जो है इतना हिस्सा ढका हुआ है, जितने हिस्से पे इसकी परछाई पड़ती चली जाएगी। तो जो हिस्सा में नहीं दिख रहा हमें वहीं पे, तो कहने का बस मतलब ये है, ऐसे ही संविधान से पहले जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों को यदि ग्रहण लगता है, उनको ढका जाता है तो वो अलग हो जाएगा आच्छादन का सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहते हैं। लिखिए नेक्स्ट इस पे, आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) पर आधारित है। आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) पर आधारित है, जिसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने की मात्रा तक, संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने की मात्रा तक अवैध होंगी। संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने की मात्रा तक अवैध होंगी। जिस तक वे मूलाधिकारों से असंगत हैं, जिस तक वे मूलाधिकारों से असंगत हैं, जिस तक वो मूलाधिकारों से असंगत हैं। उक्त सिद्धांत के अनुसार कोई भी विद्यमान विधि जो संविधान लागू होने से पूर्व बनाई गई है,
संविधान लागू होने से पूर्व बनाई गई है, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो, यदि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा, उसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें वाद लिख लीजिए, केस लिख लीजिए। एक बहुत फेमस वाद है, भीखाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद। भीखाजी नारायण बनाम मध्य प्रदेश वाद। ठीक है, अब अगला सिद्धांत इसमें लिख लीजिए। 2-3 सिद्धांत और हैं। अगला लिखिए भावी प्रवर्तन का सिद्धांत। भावी प्रवर्तन का सिद्धांत, भावी प्रवर्तन का सिद्धांत लिखे। यानी आज़ादी से पहले यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, जब चूंकि वहाँ पे फंडामेंटल राइट थे ही नहीं, मूलाधिकारों का यदि पहले हनन हुआ है तो उसके लिए अभी हम जिम्मेदार नहीं मानेंगे उसको। संविधान लागू होने से यदि आपके मूलाधिकार हनन हुआ है किसी कानून से तो फिर कोर्ट उसको संज्ञान मिलेगा। सिंपल आसान सी बात ये। ठीक है, तो लिखे। ये लिख लिया था क्या आपने? भावी प्रवर्तन लिख लिया था। अच्छा, लिखना हो यहाँ पे 4 लाइनें में लिख लो। ठीक है, हेडिंग डाल लिया है तो लिख लो। लिखिए मूलाधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होता है। मूलाधिकार का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होता है। बल्कि इसका भावी प्रभाव है। बल्कि इसका भावी प्रभाव है। भारतीय संविधान के प्रवर्तन, भारतीय संविधान के प्रवर्तन के पूर्व प्रबद्ध विधियों पर मूलाधिकार का प्रभाव, प्रबद्ध विधियों पर मूलाधिकार का प्रभाव उस तिथि से होगा जिस तिथि से मूल अधिकार लागू हुए हैं। जिस तिथि से मूल अधिकार लागू हुए हैं। संविधान के प्रवर्तन से पूर्व किए गए कार्यों के संबंध में, संविधान के प्रवर्तन से पूर्व किए गए कार्यों के संबंध में संविधान पूर्व विधियां ही लागू होंगी। संविधान पूर्व विधियां ही लागू होंगी। इसलिए संविधान पूर्व प्रवृत्त विधियों के अधीन, इसलिए संविधान पूर्व प्रवृत्त विधियों के अधीन, इसलिए संविधान पूर्व प्रवृत्त विधियों के अधीन संविधान के प्रवर्तन के पूर्व उत्पन्न अधिकार एवं दायित्व का, संविधान के पूर्व प्रवृत्त विधियों के अधीन संविधान के प्रवर्तन से पूर्व उत्पन्न दायित्व एवं अधिकार का प्रवर्तन कराया जाता है। मतलब जो उस समय विधि थी उसी विधि के अनुसार आपको माना जाएगा। उत्पन्न अधिकार एवं दायित्व का प्रवर्तन कराया जाता है, भले ही वे मूलाधिकारों का उल्लंघन करते हों।
भले ही वो मूलाधिकारों का उल्लंघन करते हों। अगला लिखिए अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत। इसमें लिखिए मूलाधिकारों के संबंध में कोई भी व्यक्ति मूलाधिकारों के संबंध में कोई भी व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है, जिसे संविधान द्वारा मूलाधिकार प्रदत्त किया गया है, संविधान द्वारा मूलाधिकार प्रदत्त किया गया है, वह उनका त्याग नहीं कर सकता है। वह उनका त्याग नहीं कर सकता है, यानी फंडामेंटल राइट को हम कभी भी त्याग नहीं सकते, एफआर को नहीं त्याग सकते, वह उनका त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट। कितने हो गए? अगला और सबसे महत्वपूर्ण है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब सिंपल और आसान यही है। देखिए एक केस था, यदि हम वर्ल्ड वाइड देखें, इंटरनेशनल लेवल पे देखें, तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निकल के आया है अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इस सिद्धांत को दिया गया है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। मारबरी बनाम मेडिसन वाद आया था 1803 में। मारबरी बनाम मेडिसन वाद में सबसे पहली बात न्यायिक पुनरावलोकन की बात आई कि न्यायपालिका के पास एक पावर ये भी है कि वो विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों को रिव्यू कर सकता है कि वो कार्य संविधान सम्मत है या नहीं है। ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में। हाँ, मारबरी बनाम मेडिसन एक कंपनी है। ठीक है, लिखिए इसमें मूल अधिकारों की प्रत्याभूति तब तक निरर्थक है। मूल अधिकारों की प्रत्याभूति तब तक निरर्थक है जब तक उन्हें न्याय योग्य ना बनाया जाए। जब तक उन्हें न्याय योग्य ना बनाया जाए। इस निमित्त नागरिकों को यह अधिकार मिलना चाहिए। इस निमित्त नागरिकों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने अधिकारों को राज्य के विरुद्ध प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में जाएं। प्रवर्तित कराने के लिए न्यायालय में जाएं। यह अधिकार उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में प्रदान किया गया है। परंतु फिर भी राज्य और उसके प्राधिकारियों की शक्ति को और उसके प्राधिकारियों की शक्तियों को संकुचित करने एवं उनके कार्यों को मूल अधिकार के विरुद्ध
एवं उनके कार्यों को मूल अधिकार के विरुद्ध न्याय योग्य बनाने के लिए न्याय योग्य बनाने के लिए संविधान में स्पष्ट उपबंध की आवश्यकता का अनुभव करते हुए संविधान में स्पष्ट उपबंध की आवश्यकता का अनुभव करते हुए अब ये पृथक्करण और आच्छादन का काम करेगा कौन? अपने आप थोड़ा ना हो जाएगा कि कोई भी कानून अपने आप ही शून्य घोषित करने के लिए कोई बॉडी तो होगी कि भैया विधायिका ने कोई कानून पारित किया, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, आज़ादी के पहले जो कानून पढ़े हैं फंडामेंटल राइट, तो कौन इसको ख़त्म करेगा? कोई तो संस्था होगी। तो ये संस्था का दायित्व दिया गया न्यायपालिका को। इसी से निकल के आ गया न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। ठीक है, तो आगे लिखिए। आर्टिकल 13 का उपबंध किया गया। आर्टिकल 13 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि आर्टिकल 13 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि उन पर दायित्व भी अधिरोपित करता है कि वे उन विधियों को शून्य घोषित कर दें जो मूल अधिकारों से असंगत हैं। अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका तथा विधानपालिका के कार्यों की असंवैधानिकता की जांच करना है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका तथा विधानपालिका के कार्यों की असंवैधानिकता की जांच करना है। ठीक है, तो एक पर्सन थे प्रोफेसर कार्विन, इनके द्वारा भी यही बात बोली गई है कि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये है एक ऐसी शक्ति, ऐसी पावर जो विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों की क्या करे, असंवैधानिकता की जांच करे, ये देखे कि वो कोई भी कानून संविधान के अंतर्गत है या नहीं है, उसे आगे रखना चाहिए या उसे वहीं पर रोक देना चाहिए। ये आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। ठीक है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर एक तरीके से नियंत्रणकारी शक्ति है। ठीक है, और अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, वहाँ पे पावर ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, और पावर ऑफ सेपरेशन होने के कारण से आप खुद सोचिए, हमारे देश में न्यायपालिका को यदि कोई भी निर्णय देना है, उसे लागू करवाना है, तो लागू करवाने के लिए विधायिका को निर्देश देना पड़ता है कि आप इस पे कानून बनाइए, तब इसको लागू करवाइए। जैसे कि बाबरी मस्जिद का जो मामला था, बाबरी मस्जिद में बोला गया कि एक काम करिए, अब आप राम जन्म, अब इसको लेकर करेंगे कैसे? बाबरी मस्जिद पे ठीक है कि श्री राम लला का मंदिर बनेगा, ये बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसको कैसे किया जाएगा? एक श्री राम जन्मभूमि के नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, एक न्यास बनाया जाएगा। सबरीमाला का विवाद था तो उसके लिए भी कानून बनाने की बात की गई। यानी कि हमारे देश में जब भी कोई भी किसी भी तरीके से किसी को पारित करना तो डेलीगेट कर दिया था। न्यायपालिका क्या करती है? अपने कार्य को डेलीगेट कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। और किसके पास ट्रांसफर करती है? ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका गाइडलाइन जारी कर देती है।
तो आप खुद सोचिए, कल एक क्वेश्चन था यूपीएससी का कि उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता आपकी कैसे सुनिश्चित रहेगी। उसमें एक पहला ऑप्शन था प्रतिबद्ध न्यायपालिका। प्रतिबद्ध न्यायपालिका एक सकारात्मक शब्द नहीं है, कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी किसके प्रति प्रतिबद्ध होगी? जुडिशरी कार्यपालिका और विधायिका के प्रति कमिटेड होगी, जनता के प्रति कमिटेड थोड़ो ना है वो। प्रतिबद्ध विधायिका का मतलब यह है कि वो विधायिका और कार्यपालिका सरकार के प्रति कमिटेड हो। कमिटमेंट का मतलब ये है सरकार के प्रति उत्तरदायी हो, ऐसी जुडिशरी की बात हो रही है। तो ऐसी जुडिशरी आपको लगता है कि स्वतंत्रता का पालन कर पाएगी, स्वतंत्रता की सुरक्षा कर पाएगी, है ना? सर्वोत्तम सेफ गार्ड के तौर पे इसको हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उदार लोकतंत्र। कोई भी चीज़ उदार तब कही जाएगी जब लोकतंत्र मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं, हमारे यहाँ पे लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक संस्थाएं। इन संस्थाओं को जितना पावर ऑफ सेपरेशन दे देंगे, किसी को किसी के ऊपर कोई नियंत्रण ना रहे, समझ रहे हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी क्या होना चाहिए? एक दबाव नहीं होना चाहिए ऊपर किसी भी तरीके से। तो कहने का मतलब यही है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है भारत में न्यायपालिका के नियंत्रण को स्थापित करता है। अमेरिका में भी न्यायपालिका बहुत पावरफुल है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है और अमेरिका के जो तीनों अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते हैं वहाँ पे। इसके बावजूद भी न्यायपालिका के पास ये पावर है कि यदि संविधान सम्मत कुछ नहीं है तो चाहे कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो उसके कानूनों को रद्द कर सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब ट्रंप महोदय आए थे, आते ही उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि विश्व के 7 मुस्लिम देशों के लोगों को अमेरिका में जाने में पाबंदी है, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। न्यायपालिका ने रोक लगा दिया। मतलब वहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के आदेशों को भी कोर्ट जो है रोक देती है। ठीक है, तो चलिए ये हो गई कुछ बातें, ये हो गया आपका न्यायिक पुनरावलोकन। तो आर्टिकल 13 में ये 5 शब्द आपको समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, 5 शब्द समझ में आ गए। ठीक है, अब इसका तीसरा क्लॉज पढ़िए। आर्टिकल 13 का तीसरा क्लॉज क्या कहता है? विधि की परिभाषा देता है। ये विधि की को परिभाषित करता है कि विधि क्या है। शायद मेरे ख्याल से 6 से 7 शब्द दिए गए हैं यहाँ पर विधि के, तो उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। बस इसके बाद आर्टिकल 13 आपका समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 13 में एक डिबेट भी है बहुत बड़ी, लेकिन वो मैं पढ़ाऊँगा जब मैं आपको 368 पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो संविधान संशोधन के तहत फिर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो चौथा क्लॉज है वो रहा नहीं, निरसित कर दिया गया। हाँ, ये है इसका तीसरा क्लॉज। मतलब अब विधि का मतलब क्या है कि विधि के अंतर्गत किसको समझेंगे। तो विधि के अंतर्गत इसने कहा कि कोई भी अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा, ये क्या है? विधि के तौर पे माना जाएगा, इसको विधि मानेंगे। और प्रवृत्त विधि का मतलब क्या होगा? प्रवृत्त विधि का मतलब ये है कि जो किसी विधानमंडल या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविधान के प्रारंभ के पहले पारित की गई है या बनाई गई है विधि, पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, मतलब पहले बना के उसको निरसित नहीं कर दिया गया है, तो ऐसी विधि को हम क्या बोलेंगे? प्रवृत्त विधि के तौर पे। मतलब ये प्रवर्तन पे है विधि। समझ रहे हो बात को? आज़ादी के पहले बहुत सारे कानून बने थे, कुछ कानून ख़त्म कर दिए गए होंगे विधानमंडल के द्वारा, उन जो अभी भी हैं वो सब प्रवृत्त विधि के तौर पे हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें परिभाषा के तौर पे दी गई हैं कि विधि का मतलब क्या है। तो यहाँ पर विधि का मतलब भी लिख लीजिए। लिखिए इसमें अनुच्छेद 13(3) में, अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द का अर्थ स्पष्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधियां, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि,
या प्रथा। रूढ़ी और प्रथा, देखो कोई भी कानून तब बनता है जब आपके यहाँ पे, कानून क्या है बताइए, कानून वो है जिसको सामाजिक मान्यताएं प्राप्त हैं, समाज ने जिसे एक्सेप्ट कर रखा है वही कानून है। ठीक है, कोई भी रूढ़ी प्रथा जो कस्टम है, जब उसके प्रति विरोध प्रारंभ हो जाता है तो कानून बदलना पड़ जाता है। ठीक है, रूढ़ियाँ बहुत सारी हैं जो कानून का बिल्कुल स्वरूप रखती हैं। पहले जैसे सती प्रथा थी, सती प्रथा पहले लीगल नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे लीगल हो गई। समलैंगिकता, समलैंगिकता आपके समाज ने अस्वीकार करके रखा हुआ था कि हम समलैंगिक रिलेशन, समलैंगिक रिश्तों को इलीगल घोषित करेंगे, और आज उसी संसद के द्वारा कानून पारित कर दिया गया। तो जैसे जैसे समाज में एक चेंज आता है, समाज में लोगों के मानसिकता में चेंज आता है, वैसे वैसे वो रूढ़ी कानून का रूप ले लेती है। रूढ़ी का मतलब क्या है? प्रचलित मान्यताएं, जो प्रचलन में है मान्यताएं, जो लगातार आप लोग मान रहे हैं। तो धर्म में तो कितनी रूढ़ियाँ हैं, है नहीं? बहुत सारी रूढ़ियाँ, हर धर्म में रूढ़ियाँ जो प्रचलन में चली आ रही हैं। रूढ़ी, अंधविश्वास, है ना, बहुत सारी हैं। जैसे वो तजिया ये सब लेकर जाते हैं और चाकू तलवारें सब चलते हैं, वहाँ पे आग के अंगारे में चलते हैं। जैसे कि मुहर्रम का त्यौहार क्या है, लीगल है अंगारे बरसाना रोड पे, लेकिन वो आपकी रूढ़ी है, प्रथा है। अभी आपने देखिएगा नवरात्रि का दिन है, दशहरे के दिन जाइएगा, सांग यहाँ से निकलेगी यहाँ निकल आएगी, सांग डाल के चल, देखा है आपने? हमारे बुंदेलखंड में कुंटल कुंटल भर की सांगें होती हैं, लोहे की सांगें, उसको यहाँ से डालते हैं और यहाँ से चीर देते हैं। अमानवीय नहीं है ये, धर्म, श्रद्धा, और कुंटल भर की लेकर नाचते हैं, डांस करते हैं। आप थोड़ा सा, ये श्रद्धा ही नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, तो यहाँ से नाच करके उसको डांस भी करते हैं प्रॉपर, और कुछ नहीं होता उन लोगों को, उनका मानना यही है, राख लगाते हैं बस सही हो जाता है। अब श्रद्धा है, क्या करोगे आप इसको? कैसे आप इसको कहोगे कि भाई ये गलत है, ये सही है? अमानवीय, ह्यूमन राइट के हिसाब से अमानवीय। आने वाले समय में यदि समाज ही उस चीज के लिए तैयार हो जाए, समझ रहे हो? अभी ये समरी वाला मंदिर था, एक रूढ़ी थी कि वहां पे रजस्वला स्त्रियां नहीं जाएंगी। अब समाज तैयार हो रहा है, वहीं पे विरोध के स्वर फूट रहे हैं, महिलाएं कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं जाएंगे। शनि मंदिर थे, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाएं प्रवेश कर गई, कोर्ट ने बोला बिल्कुल बनाइए कानून इसके लिए। अभी भी मस्जिदें हैं, रूढ़ी है, महिलाएं नहीं जाएंगी मस्जिदों में। ठीक है, तो बहुत सारी रूढ़ियां हैं अपने समाज में जो चल रही हैं, प्रचलन में है। विवाह के बहुत सारे नियम हैं, आप देखिए आपकी जाति जो होगी उसमें विवाह की रूढ़ियां बनी हुई हैं, विवाह की प्रक्रियाएं, प्रचलन है। सिख धर्म में दिन में विवाह होता है, हिंदू धर्म में रात में विवाह होता है। रात में मतलब सुबह का भोर वाला टाइम होगा। जो देखो विवाह का मतलब ये नहीं है वो जो जयमाल पड़ता है, वो नहीं है विवाह की प्रक्रिया, वो वहाँ तक विवाह कच्चा विवाह है। विवाह पक्का ये जब 7 फेरे पड़ जाते हैं, अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे पड़ते हैं, वो विवाह। ठीक है, तो हर जगह पे इस्लाम धर्म में उसकी प्रक्रिया अलग है, दफनाने की प्रक्रियाएं भी अलग है। कोई जला देता है, रूढ़ी नहीं, कोई दफनाएगा ही, कोई नदी में बहा देता है, ये क्या है? रूढ़ियां हैं। कोई है कि विवाह के अवसर पर सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहा है और कोई मरने के अवसर पर सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहा है, कंट्राडिक्शन देखिए, लेकिन रूढ़ियां हैं। इसको लेके क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही तो मुद्दा चल रहा है ना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बीच में आड़े बन के कौन आ रहा है आपका? यही रूढ़ियाँ आ रही हैं, धर्म, यही धर्म आ रहे। सबको डर लग रहा है हमारी रूढ़ियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। अभी आपका विवाह हो, जो आपका पारंपरिक एक पद्धति बनाई गई, उस पद्धति को चेंज कर दें, अब आपके विवाह में कबूल है करा दे, तो तैयार होगा आपका समाज, आपकी सोसाइटी विरोध करेगी ना उस चीज़ का कि ये कैसे व्यक्ति है, समझ रहे? तो मुद्दा ये है कि हमें अपनी सामाजिक प्रथाओं के हिसाब से चलना पड़ता है, जो हमारे समाज में प्रथाएं हैं। अब करवा चौथ का व्रत होता है, क्या है ये? कानून बनाएंगे आप कि पूरे दिन महिलाएं जो है बेचारी व्रत रहती हैं, उपवासी रहती हैं? है जो बना हुआ है, जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़ी है, जो समाज की मान्यता है,
उस चीज़ को निभाया जा रहा है। नवरात्रि में आप 9 दिन का व्रत रहते हैं, क्या है ये? जब रमजान होता है तो उस दिन 30 एक महीने का व्रत होता है। तो क्या है? ये एक दिनचर्या है जो धर्म ने बनाई है आपकी, इस सोसाइटी ने आपको डेवलप किया है। ये कह रहे हैं कि विधि क्या होगा, विधि के अंतर्गत क्या आएगा? विधि के अंतर्गत इनको भी रखा जाएगा, सामाजिक मान्यताओं को भी विधि कानून के तौर पे ही माना जाएगा। अभी मान्यता है उनकी सोसाइटी में, समाज में। हाँ बिल्कुल कानून है एक तरीके से, हाँ उस मान्यता को। लेकिन अब क्या होगा, अब देखो धीरे धीरे उसी समाज से रेवोल्यूशन आ जाए, एक सोशल चेंज आ जाए, उसी से लोग आके निकल के बोलने लगे। जैसे सती प्रथा में मान्यता थी ना, तो राजा राम मोहन राय आए, बोले नहीं ये सही नहीं है। समाज के और लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया होगा। उस समाज में अचानक से एक आदमी आके बोलने लग गया और फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया, और फाइनली क्या हुआ, कानून बन गया उसके खिलाफ। ठीक है, तो ये विधि का प्रभाव रहता है। कोई भी विधि तब बनती है जब कस्टम्स चेंज होते हैं, जब प्रथाएं चेंज होती हैं, तब जाके विधियां बदलती हैं और बनती हैं। दीपावली में विधि ही तो है, पटाखे आपको दीप जलाने हैं। आपने मान रखा है कि भगवान श्री राम का आगमन हो रहा है, उसकी खुशी में मना रहे हैं हम लोग, दीपोत्सव मना रहे हैं। तो क्या है, बाकी सब दिन दीपोत्सव मनाते हैं। तो ये क्या है ना, कस्टम्स हैं हमारे, रिचुअल्स हैं, ये सब विधि हैं। जनजातियों में बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं, विधियाँ हैं, उनका उसी के हिसाब से उनका समाज चलता है। हिम्मत है तो छेड़ के देखिए। अब उनसे कहिए आप पूरे कपड़े पहनो, यह सभ्यता का प्रतीक है, पहना के दिखाइए। रूढ़ी है, वो कानून का रूप ले चुकी है उस समाज के लिए, तो उसका प्रभाव रहता है कानून का। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है, तो लिख लीजिए, ये क्या है आपकी कानून का रूप है। आगे नेक्स्ट, कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिख लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ या ईसाइयों की वैयक्तिक विधि, हिंदू या ईसाइयों की वैयक्तिक विधि, पर्सनल लॉ बने हुए हैं सबके, विवाह का, उत्तराधिकार का, ये विभिन्न प्रकार के कानून बने हुए हैं। हिंदू पर्सनल लॉ अलग है और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है। इसी चीज़ को लेकर के अब ख़त्म करना है हमें। हमारे यहाँ पे दंड व्यवस्था एक ही है पूरे देश में, CRPC है, IPC है, CPC है, ये सब आपके एक ही हैं। कोई भी यदि हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, यदि कोई अपराध करेगा तो IPC के तहत जेल जाएगा। लेकिन हमारे देश में नागरिक संहिताएं अलग अलग हैं, नागरिकों की अपने अपने रिचुअल्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से नागरिक संहिता बना रखा है। तो ये जितने भी पर्सनल लॉ होते हैं ये विधि के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्यों? ये सामाजिक प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन्होंने खुद अपना बना रखा है, तो इसको विधि के एक्सेप्शन में रखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदू या ईसाइयों की व्यक्तिगत विधि में शामिल नहीं होती हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट, जैसे कि आपके देश की ध्वज संहिता है, ध्वज संहिता समझते हैं? आपके देश की एक ध्वज संहिता है, तो जैसे हमारे देश की कोई ध्वज संहिता है, किस तरीके से आपको राष्ट्रीय शोक जब होगा तो कितना झंडा आपका झुकाया जाएगा, कब आपको उसको, है ना, तो इस सब कंडीशन में किस तौर पे आप लेकर के चलोगे, इस सब कंडीशन में ये भी आपका विधि के अंतर्गत नहीं आएगा, इसको भी विधि के अंतर्गत नहीं लेंगे। तो लिख लीजिए इसको, ध्वज संहिता, फ्लैग कोड, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से संबंधित मार्गदर्शन है। ध्वज संहिता जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से संबंधित मार्गदर्शन है। वह मार्गदर्शन या निर्देश विधि नहीं है। ठीक है, ये एक निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, ना कि कानून है। इसको इंस्ट्रक्शन में रखा गया है। पता कैसे चलेगा कि ये विधि है या फिर नहीं है? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे विधि की परिभाषा दे दी गई है ना। कोई भी अध्यादेश संसद के द्वारा पारित होता है, कोई भी नियम, कानून, विनियम, अधिसूचना जारी की जाती है, वो विधियाँ बनाई जाती हैं, सब विधि हैं। ये तो दे रखा है ना उन्होंने। हाँ, लेकिन ये सब को तो हम प्रथा में भी रख सकते हैं। ये जो ध्वज
ध्वज संहिता को प्रथा में रख सकते हैं, क्यों? ध्वज कैसे प्रथा हो गई आपकी? वो तो इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं ना कि आपको कब क्या करना है, कैसे प्रथा क्या है उसमें? प्रथा वो होती है जिसको सामाजिक मान्यताएं प्राप्त होती है, निर्देश सामाजिक मान्यता नहीं होते हैं। निर्देश तो आपको बोला है खड़े रहना है, मैं बोल दूं क्लास में कि खड़े होके पढ़ना है, भाई मेरी क्लास में पढ़ना है तो खड़े होके पढ़ना है, निर्देश है। ये प्रथा है क्या? मैं कहूँ जमीन पे बैठ के पढ़ना है, निर्देश है, लिखा रहता है ना, निर्देश लिखे होते हैं। रेलवे स्टेशन में जाते हो वहाँ पे क्या है? कानून है, निर्देश लिखे हुए हैं, गाइडलाइन है आपके लिए, उल्लंघन करने पे दंड है। तो इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो निर्देश अलग चीज है, प्रथा अलग चीज है। कानून का, जहाँ पे कानून होगा ना, तो कानून पे फिर वो कानून एक ऐसा विषय वस्तु है जो न्यायपालिका की विषय वस्तु बन जाती है, ठीक है। जहाँ पे कानून होगा वहाँ पे न्यायपालिका जुड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए। अब थोड़ा सा, अब इसको लेकर के देखो, एक बहुत लंबा डिस्कशन है। आर्टिकल इसका चौथा क्लॉज जो है, इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन में लागू नहीं होगी। एक लड़ाई है, एक संघर्ष है। ये चूंकि विधायिका की पावर को कम करता है, तो विधायिका ने कहा कि भैया संविधान में यदि हम संशोधन कर रहे हैं तो संविधान संशोधन विधि नहीं है। अब मुद्दा ये उधर, क्या संविधान संशोधन को विधि माना जाएगा? संविधान संशोधन विधि है क्या? क्योंकि यदि संविधान संशोधन को विधि मान लिया तो न्यायपालिका का पुनरावलोकन होगा, न्यायपालिका रिव्यू करेगी। तो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1942 में लिख दिया गया भाई ये संविधान संशोधन विधि नहीं है, और यदि विधि नहीं है तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। फिर न्यायपालिका ने बोला, न्यायिक पुनरावलोकन, मेनका गांधी केस आया था, मेनका गांधी केस में बोला गया कि न्यायिक पुनरावलोकन हमारा क्या है? आधारभूत, इस संविधान का आधारभूत भाग है। फिर मिनर्वा मिल्स वाद आया, उसमें भी ये बात रिपीट की उन्होंने, और फाइनली जो है इसको इलीगल घोषित कर दिया। तो इसको लेकर एक लंबी लड़ाई है, लंबी कहानी है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ाऊंगा, ठीक है। उस पूरे मैटर पे आपको जो जितने भी वाद हैं, शंकरी प्रसाद का वाद आया था 1951 में, फिर गोलकनाथ का वाद आया था, फिर केशवानंद भारती वाद आया था। वैसे मैंने आपको एक ये भी प्रॉमिस किया है कि मैं आप सभी को वाद मतलब क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब 1-2 दिन बाद मैं कुछ केसेस आपके साथ अब डिस्कस करना चालू करूँगा, ठीक है। तो उससे भी आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। क्रम से ही सारे वाद हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 13 पूरा, सारे के सारे जो भी इससे पॉइंट निकल सकते होंगे। और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल से पढ़ाया। तो आर्टिकल आपका हो गया 13